ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, जिसमें उनके जीवन के नए नए पहलुओं का हम आनंद ले रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो श्री एम जो है इस समय अपने गुरु से विदाई लेकर अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं और वो त्रिवेंद्रम पहुंच चुके हैं। चलिए, रेलगाड़ी शाम को त्रिवेंद्रम पहुंची। रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह सुनसान सा था। मैं गाड़ी से उतरकर स्टेशन के पास की एक नाई की दुकान में गया और अपने पिताजी के शब्दों में एक अच्छा हेयर कट लगवा लिया। नाई ने मेरे कंधों तक आने वाले बाल काट दिए और दाढ़ी भी बना दी। तब तक अंधेरा हो गया था। रास्ते में अचानक टहलने वाले परिचितों को इतने दिनों की अनुपस्थिति का कारण समझाने की परेशानी से मैं बच गया। मैंने पैदल चलने का निर्णय लिया और 45 मिनट में अपने घर पहुंच गया। मैं आशा कर रहा था कि मेरे माता पिता ने अब तक घर न बदल लिया हो। सावधानी से मैं फाटक खोलकर बगीचे में आ गया। सब कुछ पहले जैसा ही था। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा। सबसे पहले मैंने जिस व्यक्ति को देखा वह थे मेरे पिता। वे अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठे पॉल बंटन की सर्च इन सीक्रेट इंडिया पढ़ रहे थे। मेरे अंदर आते ही उन्होंने किताब रख दी और मुझे देखने लगे। वे आश्चर्य रूप से शांत और संयत थे। तुम कहाँ थे? हमने सोचा कि शायद किसी दुर्घटना वगैरह में तुम मर गए। उन्होंने कहा, अगली बार जहाँ कभी भी जाओ संपर्क में रहो। अब जाकर अपनी माँ से मिलो। मैं भोजन कक्ष में होता हुआ रसोई में पहुंचा। मेरी माँ हमेशा की तरह खाना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके हाथ से वह बड़ी सी करछी नीचे गिर पड़ी जिसे वे पकड़े हुए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और बेतहाशा रोने लगी। हमें छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? तुमने क्यों एक चिट्ठी तक नहीं लिखी? तुम्हारी बहनें कितनी दुखी थी। मैं हिमालय में था, मैंने कहा, एक विशेष उद्देश्य के लिए। मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप आश्वस्त रहें, मैं ठीक काम ही कर रहा था, कोई बुरा काम नहीं। अगली बार जब तुम जाना चाहो तो हमें बता देना कि तुम कहाँ हो। मेरी माँ ने कहा, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अब जाकर अपनी बहनों से मिल लो। मैं उनके कमरे में गया। मुझे देखकर वे चौंक गई। मेरी छोटी बहन, जो मुझसे 14 साल छोटी थी, दौड़ती हुई आई और मुझसे दादा दादा कहकर लिपट गई। यह एक भावविभोर पुनर्मिलन था। उस दिन मेरी माँ ने खाने में मेरी पसंदीदा अंडे की सब्जी और चावल बनाए। अब 60 साल की उम्र में उत्तरी अमेरिका के मिशिगन राज्य की क्यूनाउ कंट्री में लेक सुपीरियर के पास कॉपर हर्बल की सुंदर फैनी की झील के पास लकड़ी की एक कुटिया में बैठा मैं उन घटनाओं की सही सही तारीख बताने में असमर्थ हूँ जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, परंतु उसमें एक सामान्य कालक्रम बनाए रखने की कोशिश करूंगा। त्रिवेंद्रम वापस आने के पहले साल में मैं 2 बार माई माँ से मिलने गया। दूसरी बार जाने पर उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। कन्याकुमारी जाते समय मैं सुचित्रम के पास मलई पहाड़ी पर गया और वहां गुफा में कुछ समय बिताया। मुझे मरुतु मलाई इतना पसंद आया कि मैं बाद में कई बार वहां गया। कई बार मेरे निकट मित्र भी मेरे साथ होते थे। रंजीत 2 बार साथ चला। थॉमस, जिसे मैं प्यार से थॉमस पिता कहता था, वह एक बार। तमिल भाइयों में से शिवानंद भी एक बार वहां गया। एक बार मैंने 2 रातें गुफा में अकेले बिताई। दूसरी रात मेरा ध्यान किसी के जोर जोर से नैना नैना पुकारने से टूटा। आंखें खोलने पर मैंने देखा कि एक दुबला छोटे कद का आदमी, जिसकी आंखें उभरी हुई थी, एक फटा हुआ खाकी रंग का हाफ पैंट पहने मेरे पास खड़ा था और नैना नैना चिल्ला रहा था। जब उसने देखा कि मैंने आंखें खोल ली हैं तो वह उत्तेजित होकर तमिल भाषा में बोला, मैं तुम्हें शिवराज योग सिखाने आया हूँ। त्रिमुल्लूर का सिद्धांत,
मस्तिष्क में 7 और केंद्र हैं। श्री गुरु की आज्ञा है, चलो सीखो। मैंने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। वे बैठ गए और मुझे सामने बैठने का इशारा किया। गुफा के मुंह से आती पूर्णिमा की शीतल चांदनी के प्रकाश में उन्होंने सादी भाषा में शिवराज योग की मुख्य मुख्य बातों को समझाया। फिर उन्होंने जो कुछ बताया था वह मुझसे दोहराने को कहा और लगता है संतुष्ट होकर खुशी से ताली बजाई, कूदकर खड़े हो गए और गुफा छोड़कर भाग गए। कई साल बाद अपने मित्र मदन गोपाल के साथ मरुत्व मलई जाने पर मैं उनसे एक बार फिर मिला। मेरे दोस्त ने समझा कि वे निरर्थक प्रलाप कर रहे थे, लेकिन मैं समझ गया था कि वे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते थे। मैं स्वामी अभेदानंद जी से भी एक बार मिला था। मैं पुंतारा गया और वहाँ एक नकली स्वामी से भी मिला, जिसने अपने को स्वर्गीय पुंतारा स्वामी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मैं स्वामी चिन्मयानंद से मिला, जो गीता पर भाषण देने त्रिवेंद्रम आए थे। मैं अक्सर त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिलिंग लाइब्रेरी और अमेरिकन लाइब्रेरी जाया करता था। मैंने दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, मानव शरीर संरचना और शरीर विज्ञान पर बाबाजी द्वारा बताई गई सभी पुस्तकें पढ़ डाली और कुछ भी जो बाबाजी की सूची में नहीं थी, जैसे पीजी व्हाइट हाउस के उपन्यास, जो अभी भी सोने से पहले पढ़ने की मेरी पसंदीदा पुस्तकें हैं। कानन डायल, डिकेंस, जेम्स जॉइस और कुछ अन्य। बाबाजी की सूची में से जो पुस्तकें मुझे बहुत पसंद आई, और हाँ, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकें, जिनके कमेंट्रीज ऑन लिविंग मेरी सर्वाधिक प्रिय पुस्तक है। मैं जब भी उसे पढ़ता हूँ कुछ नया पाता हूँ। मेरे कुछ नए दोस्त बनाए। मेरे कुछ दोस्त जैसे प्रेम और गोविंदन अय्यर विशिष्ट परिवारों में से थे और कुछ बिल्कुल साधारण परिवारों में से, लेकिन मेरे लिए वे सब बराबर थे। दूसरी श्रेणी वाले मेरे दोस्त तो घोषित अपराधी थे। उनसे दोस्ती का अर्थ था कभी कभी गिरोहों के आपसी झगड़ों में फंस जाना या पीने का दौर, लेकिन मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो केवल परिवर्तन के वे बीज बो देना चाहता था, जो अभी नहीं तो शायद अगले जन्म में पनपे। बाबाजी ने मेरी आंखें खोल दी थी और मैं खराब से खराब अपराधी में भी छिपी हुई एक संत की संभावना देखने लगा था। जैसा कि बाबाजी कहा करते थे, बीमार को ही डॉक्टर की आवश्यकता होती है। इस बीच में पिताजी के सड़क बनाने के ठेके के काम के निरीक्षण में उनका हाथ बटाने लगा। शाम को मैं अकेला लंबी सैर के लिए निकल जाता। मैं मंदिर जाता, मस्जिद जाता और चर्च जाता। मैंने कविताएं भी लिखी जो कभी छपी नहीं, और अखबारों के लिए निबंध लिखने की कोशिश भी की। 1 साल इस तरह बीत गया। बाबाजी से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ। सोचा शायद वे मुझे अपने बिना रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक रात सोने से पहले उनके द्वारा बताई गई तकनीक का इस्तेमाल करके मैंने उन्हें संदेश भेजा, अगर आपने शीघ्र ही मुझसे संपर्क स्थापित नहीं किया तो मैं फिर से आपको ढूंढने हिमालय आ जाऊंगा। प्रणाम। उस रात बाबाजी सपने में आए। मैं उन्हें एक लंबा हरा चोंगा और सफ़ेद साफा पहने देखकर चकित हुआ। अजमेर पहुंच जाओ, उन्होंने कहा। मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अगले अंक में।